क्या हमारा ब्रह्मांड असली है या फिर ये एक सिमुलेशन है? तो हमारे सोलर सिस्टम के अंत में कुछ ऐसा है जो ऑलमोस्ट ये कंफर्म करता है कि ब्रह्मांड के नियम हमें इस सवाल का जवाब जानने से रोकता है। कुछ ऐसा जो हमें सोलर सिस्टम के अंदर ही कैद रखना चाहता है, उसके बाहर की असलियत से दूर रखना चाहता है। साल 2025, अंतरिक्ष की गहराइयों में एक पुराना स्पेसक्राफ्ट एकदम खामोशी से आगे बढ़ रहा है। ये है वॉयेजर 2, एक 46 साल पुराना जहाज जो अब इंटरस्टेलर स्पेस में है। राइट? वेल, नहीं, क्योंकि ये एक झूठ है। क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम एक ऐसी दीवार यानी कि बाउंड्री से घिरा है जिसे पार करना तो छोड़िए, अभी उसके इनर एज तक पहुंचने में भी वॉयेजर को 300 साल और लगेंगे। और लाखों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में फैले इस दीवार को पार करने में ही इसे करीब 30,000 साल लगेंगे, और वो भी तब जब ये सही सलामत उसे पार कर पाएगा तब। क्योंकि वैज्ञानिकों के हिसाब से सोलर सिस्टम को अपने अंदर कैद करके रखने वाली ये दीवार ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक ऐसी जगह जहां माउंट एवरेस्ट जैसे बड़े बड़े पहाड़ भी तैरते हुए केवल एक रेत के कण जितनी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और कई साइंटिफिक थियरीज तो इसे हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा हिस्सा बताती है जहां डार्क मैटर का असर सबसे ज्यादा रहता है। एक ऐसी रहस्यमयी दीवार जो पूरे सोलर सिस्टम को अपने अंदर बंद करके रखती है, मानो ब्रह्मांड की असली सच्चाई को छुपा रही हो। एंड शॉकिंगली इसका जिक्र दुनिया के कई धर्मों में भी देखने को मिलता है, इवन हिंदू धर्म में भी। अब आखिर वो दीवार कौन सी है, जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। एक दिन शाम के समय मैं छत पर बैठा था। आसमान धीरे धीरे गहरा नीला हो रहा था और तारों की हल्की चमक दिखने लगी थी। तभी अचानक एक अजीब सवाल मेरे मन में आया, क्या ये सब सच में है? मतलब जो मैं देख रहा हूँ वो असली है या किसी अल्ट्रा एडवांस्ड कंप्यूटर का सिमुलेशन है? अब सोचो, जिस तरह हम आज वर्चुअल रियलिटी में पूरे शहर बना लेते हैं, एआई से लोगों के चेहरे और आवाज तक को कॉपी कर लेते हैं, क्या कोई और स्पीसीज जो हमसे हजारों साल आगे हो ऐसा ही सिमुलेशंस हमारे लिए नहीं बना सकती? शायद हम सब बस एक प्रोग्राम है जिसका हर डिटेल, हमारी सोच, डिसीजंस, यहाँ तक कि मौत भी किसी कोड में पहले से ही लिखा गया हो। और ये ग्लिचेस, डेजा वू, सपनों में जो चीजें फ्यूचर में हो जाती है, सब बस बग्स है इस सिस्टम का। फिर दिल में एक डर सा बैठ गया, अगर किसी दिन उस सिमुलेशन को शट डाउन कर दिया गया तो क्या होगा? हम सब बस एक क्लिक में वैनिश हो जाएंगे, जैसे कभी हम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर ये सिमुलेशन है तो इसे किसने बनाया और क्यों बनाया? तो इस कहानी की शुरुआत होती है दोबारा वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से। अभी जहां ये है वो पूरी पृथ्वी और सूरज दोनों से काफी ज्यादा दूर है। अगर एग्जैक्ट कहें तो 166 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर, यानी सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी का 166 गुना। ये इतनी ज्यादा दूरी है कि यहाँ से सूरज अब उसे सिर्फ एक चमकता हुआ छोटा सा बिंदु दिखता है, जिसका लाइट इतना कमजोर हो चुका है कि उसे छू भी नहीं पा रही है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वॉयेजर के सेंसर्स जो सालों से शांत बैठे थे, अचानक जोर जोर से वाइब्रेट करने लगते हैं। टेम्परेचर सेंसर एकदम जंप करता है सीधा 50,000 केल्विन तक। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पलट जाती है और रीडिंग्स एकदम अनजाने पैटर्न्स दिखाने लगती है, जैसे कि कुछ यहाँ पर है जो अब तक डिटेक्ट नहीं हुआ है। वॉयेजर उस जगह पर पहुंच चुका है जिसे नासा डिकेड से सिर्फ सिमुलेशंस और थियरीज में कंफर्म करता था। ये जगह है हीलियोपोज, वो इनविजिबल बाउंड्री जहां सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स अब आउटर स्पेस के प्रेशर से टकरा रही है। यहाँ से आगे सूरज का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वॉयेजर इसे अब पहली बार डायरेक्टली महसूस कर रहा है। चारों तरफ एक हल्की सी नीली रोशनी चमकती है, ना कोई प्लैनेट, ना कोई गैस क्लाउड, जिसे पार करने के बाद सोलर सिस्टम के छोर पर एक और बाउंड्री शुरू होती है और इसे कहते हैं
हाइड्रोजन वॉल, एक ऐसा प्लाज्मा जोन जो हमारे सोलर सिस्टम के चारों तरफ मौजूद है, लेकिन कभी किसी ने इसे देखा नहीं है। और अब डर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये दीवार कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी ये सूरज की मैग्नेटिक पार्टिकल्स को धीमा कर देती है। वॉयेजर की स्पीड में सटल फ्रिक्शन महसूस होती है। इंस्ट्रूमेंट शो करती है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स जो अब तक मिलियंस ऑफ किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ रहे थे, अब वो खिंचाव महसूस कर रहे हैं, मानो किसी इनविजिबल जेली में फंस गए हो। ये वॉल किसी ऑब्जेक्ट से बनी नहीं है, लेकिन उनका रेजिस्टेंस बिल्कुल रियल है। पर इसके अलावा भी यहाँ कुछ अजीब है। यहाँ रेडिएशन भरे कुछ सिग्नल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कोई कोडेड पैटर्न हो। वॉयेजर का प्लाज्मा वेव डिटेक्टर अब एक कांस्टेंट हम को रिकॉर्ड कर रहा है। अब सवाल उठता है कि ये साउंड क्या है। नासा इसे प्लाज्मा ऑसिलेशन कहता है, लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जो फिल्टर कर दी जाती है। उन्हें डेटा नॉइज के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। अब इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का कहना है कि हो सकता है कि इस नॉइज में कोई पैटर्न छुपा हो, शायद कोई अननोन एनर्जी इंटरैक्शन, या फिर कुछ ऐसा जो हम इंसानों की समझ से परे हो। अभी तक कोई भी साइंटिफिकली इन सिग्नल्स को डिकोड नहीं कर पाया है, ना समझ पाया है कि यहाँ पर वॉयेजर को इतने अजीब आवाजें और पैटर्न क्यों दिखाई दे रहे हैं। पर इसके बाद से ही वॉयेजर के सेंसर्स खराब होने लगे हैं। कभी ये अपने सिग्नल को लॉस कर देता है, तो कभी अजीब डेटा भेजने लगता है जिसका कोई भी मतलब नहीं होता। मानो जैसे जैसे वॉयेजर सोलर सिस्टम के अंत के करीब जा रहा है, वहाँ ऐसा कुछ है जो उसे उस तरफ बढ़ने से रोक रहा हो। मानो सोलर सिस्टम के अंत में कुछ ऐसा है जो नहीं चाहता कि इंसानों को सोलर सिस्टम के बाहर की असलियत का पता चले। अब जब भी कोई अनजानी कॉमेट अचानक धरती के पास से गुजरती है ना, तो दुनिया के सबसे तेज टेलीस्कोप्स भी उसे पहले से ट्रैक नहीं कर पाते। ना उसकी डायरेक्शन प्रिडिक्टेड होती है, ना उसकी स्पीड कोई पैटर्न फॉलो करती है। लेकिन ध्यान से देखो तो इनमें एक बात कॉमन होती है, ये कभी भी शॉर्ट ऑर्बिट में नहीं आते। इनका ऑर्बिट इतना बड़ा और स्ट्रेच्ड आउट होता है जैसे ये किसी और ही यूनिवर्स से ट्रैवल करके यहाँ पर पहुंचे हो। यहीं से शुरू होती है एक इनविजिबल जोन की कहानी, एक ऐसा रीजन जो ना टेलीस्कोप से दिखता है, ना किसी सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है, पर फिर भी साइंस कहता है कि वहां कुछ तो है। और इसी कॉन्सेप्ट को सबसे पहले नाम दिया गया ओर्ट क्लाउड का। साल 1950s में डच एस्ट्रोनॉमर जैन ओर्ट ने कुछ ऐसा सोचा जो उस समय के हिसाब से इम्पॉसिबल था। उन्होंने कहा कि हो सकता है हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक इनविजिबल आइसी शेल से घिरा हुआ हो, जहां ट्रिलियंस ऑफ फ्रोजन बॉडीज ऑर्बिट में है। ना हीट, ना लाइट, ना मूवमेंट, बस एक कोल्ड एंशिएंट ग्रेवयार्ड जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से वहीं पर मौजूद है। ये वो रीजन है जहां से लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स पैदा होते हैं, वो कॉमेट्स जिनका ऑर्बिट इतना लंबा होता है कि उन्हें वापस लौटने में लाखों साल लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है कि ये शेल, ये इनविजिबल डिवाइडर जिसने सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड से अलग करके रखा है, वो आखिर बनी कैसे और क्यों वो सोलर सिस्टम को कैद करके रखती है? इसके जवाब के लिए हमें समय में वापस जाना होगा, करीब 5 अरब साल पहले, जब हमारा सोलर सिस्टम जन्म ले रहा था। एक डेंस गैस और डस्ट क्लाउड कोलैप्स करता है जिससे सूर्य बनता है। उसके चारों तरफ एक स्पिनिंग डिस्क बनती है, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, जहां छोटे छोटे आइसी और रॉकी चंक्स कोलाइड करके प्लैनेट्स बनते हैं। हमारी पृथ्वी भी ऐसी ही जन्मी थी, लेकिन हर पार्टिकल प्लैनेट नहीं बनता। जुपिटर और सैटर्न जैसे हेवी जायंट्स इन छोटे प्लैनेटेसिमल्स को ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट देते हुए आउटर स्पेस में फेंक देते हैं। इस प्रोसेस में कुछ सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स तो सीधा इंटरस्टेलर स्पेस में चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीजन में पहुंच जाते हैं जो ना तो पूरी तरह बाहर है और ना ही पूरी तरह अंदर। ये बॉडीज अब सूरज की ग्रेविटी से लूजली बाउंड होती है, लेकिन इतनी दूरी पर कि कोई भी टेलीस्कोप उन्हें डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकता। यही है ओर्ट क्लाउड, एक हाइपोथेटिकल शेल जो प्लूटो से भी लाखों गुना दूर फैला है। अब क्योंकि ये सिर्फ एक आइसी शेल नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग का आउटर मोस्ट लिमिट है।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि अर्थ और सूरज के बीच की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानी जाती है। प्लूटो तक की दूरी सिर्फ 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। वॉयेजर 1 अभी सोलर सिस्टम से 166 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक पहुंच चुका है, लेकिन ऊट क्लाउड तक की एस्टिमेटेड बाउंड्री 1 लाख से लेकर 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या फिर उससे भी ज्यादा मानी जाती है। यानी अगर आप लाइट स्पीड से भी ट्रैवल करते हैं तो भी इसे पार करने में सालों लग जाएंगे। और फिर आती है सबसे चौंकाने वाली बात, अभी तक किसी भी टेलीस्कोप ने ऊट क्लाउड को डायरेक्टली नहीं देखा है। रीजन, लाखों करोड़ों माउंट एवरेस्ट जैसे तैरते ऑब्जेक्ट वहां मौजूद होने के बावजूद वो सूरज से इतनी दूर है, इतने डार्क और कोल्ड रीजन में है कि वहां वो ना लाइट एमिट करते हैं ना रिफ्लेक्ट करते हैं। वहां मौजूद एक माउंट एवरेस्ट जितनी आइसी रॉक बॉडी भी वहां से एक डस्ट पार्टिकल जैसी इनविजिबल हो जाती है। और यहीं पे एक रहस्यमयी थियरी आती है। देखो, कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस लाखों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में फैला ऊट क्लाउड को हम एक नेचुरल कॉस्मिक बाउंड्री मानते हैं ना, वो असल में जानबूझकर किसी ने बनाया है, हम इंसानों को सोलर सिस्टम के अंदर हमेशा के लिए कैद रखने के लिए, जिसके प्रूफ में वो इस बाउंड्री के अजीब मिस्टीरियस नेचर का जिक्र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूरज से लाखों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर जहां सूरज की ग्रेविटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, वहां तक भी ये बड़े बड़े पहाड़ों जैसे ऑब्जेक्ट से बनी बाउंड्री इतनी स्टेबल कैसी है? इसके अंदर मौजूद ये ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के अंत में ही आज भी क्यों मौजूद है? क्यों वो सूरज की ग्रेविटी ना के बराबर होने पर भी सोलर सिस्टम को छोड़कर बाहर नहीं निकलते? आखिरकार ऐसा क्या है जो इन्हें एक परफेक्ट सर्कुलर स्ट्रक्चर में सोलर मॉडल के चारों ओर फैलाए हुए रखता है? और वहीं से इन सवालों का एक जवाब भी आता है, क्योंकि जब तारों और इवन ब्लैक होल्स की ग्रेविटी भी कमजोर पड़ जाती है, वहां ब्रह्मांड के रहस्यमय इनविजिबल पार्टिकल्स पिक्चर में आते हैं, जो कहलाते हैं द डार्क मैटर। एक ऐसा सब्सटेंस जो ब्रह्मांड का 95% होने के बावजूद हमेशा इंसानी खोज से छुपा रहता है। और इस इनविजिबल वॉल की ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटी में ये स्टेबिलिटी वैज्ञानिकों को एक थियरी और देती है कि हो ना हो हमारे सोलर सिस्टम को इस सर्कुलर डिवाइडर में कैद करने में जो एक्स्ट्रा एनर्जी और ग्रेविटी चाहिए वो डार्क मैटर से ही मिल रही है। उसी की वजह से ऊट क्लाउड और उसके ये मैसिव कॉस्मिक माउंटेन्स इतने स्टेबल तरीके से हमें घेरे हुए हैं और हमारे हर स्पेसक्राफ्ट के लिए यहाँ से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनता है। लेकिन एक और डरावनी मिस्ट्री है जो इस रहस्यमयी डार्क डिवाइडर से जुड़ी हुई है। वो ये है कि ये डिवाइडर बस जीवन को अपने अंदर कैद ही नहीं रखती बल्कि उसे कंट्रोल भी करती है और समय आने पर एक एक्सपेरिमेंट फेल होने की तरह उसे मिटा भी देती है, जो शायद डायनासोर्स के साथ इस डिवाइडर ने किया था। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले की पृथ्वी एक अलग ही जगह थी जहां एक ऐसा जीवन था, डायनासोर्स का, जो खतरनाक और बेदिमाग था। उनका मकसद जीना या ग्रो करने का नहीं, सिर्फ एक दूसरे को खत्म करने का था। अब सोचिए, अगर आप खुद जीवन के क्रिएटर हो और आपके बनाए हुए प्राणी ही जीवन को डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं बिना समझ के, तो आप क्या करोगे? सिंपल, उस क्रिएशन को इरेज करोगे और एक नया जीवन शुरू करोगे। और शायद यही हुआ 6 करोड़ साल पहले, जब अचानक लाखों साल से इवॉल्व हो रहा जीवन एक रहस्यमयी एस्ट्रॉइड चिक्सुलुप के पृथ्वी से टकराते ही वाइप आउट हो गया। उसके बाद एक नया जीवन फेज स्टार्ट हुआ, हम इंसानों का। एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म जो एग्रेसिव और आलोचक होने के बावजूद ग्रोथ में बिलीव करती है। शायद इस बार क्रिएटर का एक्सपेरिमेंट सफल रहा और इसीलिए हम अब तक जिंदा बचे हुए हैं। लेकिन इसका कनेक्शन उस डार्क डिवाइडर से क्या है जो सोलर मॉडल को घेरा हुआ है? वेल, कनेक्शन है, क्योंकि वैज्ञानिकों के हिसाब से जिस एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स को खत्म किया था ना, वो ऊट क्लाउड के मिस्टीरियस रीजन से ही आया था। ये कनेक्शन एक काफी स्ट्रॉन्ग सस्पिशन देता है कि ये बाउंड्री खुद ब्रह्मांड और जीवन दोनों के लिए एक एक्सपेरिमेंट साइट है, जिसे ये वॉल प्रोटेक्ट भी करती है और डिलीट भी करती है। यानी जिसे हम रियलिटी समझकर महसूस करते हैं ना, हो सकता है कि वो सब सिर्फ एक एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम हो, शायद हम एक प्रोसेसर में रन हो रहा एक सिमुलेशन है, एक कोड जिसका हर लाइन हमारे जीने, सोचने और मरने के डिसीजन डिफाइन करते हो। और अगर आप इस सब को धार्मिक नजरिए से देखें तो एंशिएंट माइथोलॉजीज में भी ऐसी कॉस्मिक बाउंड्रीज का जिक्र मिलता है। हिंदू कॉस्मोलॉजी कहता है कि ब्रह्मांड 7 लेयर्ड शेल्स में बटा हुआ है। हर लेयर ना सिर्फ फिजिकल होती है बल्कि मेटाफिजिकल भी। वेस्टर्न मिथ्स में फर्मामेंट का कॉन्सेप्ट आता है, एक ग्लास लाइक वॉल्ट जो अर्थ को आउटर केओस से प्रोटेक्ट करता है। ये सब सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है कि आज तक
हमने अपने सोलर मॉडल के बाहर झांक कर कुछ भी डायरेक्टली नहीं देखा है। हमारी पूरी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल्स और कुछ टेलीस्कोप बेस्ड ऑब्जर्वेशंस पर ही डिपेंड करती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक सिमुलेशन हमें रियल फील करवा सकती है तो वही सिमुलेशन हमारे आसपास के प्रूफ्स जैसे कि टेलीस्कोप डेटा और मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी मैनिपुलेट करके हमें रियल होने का इल्यूजन दे सकती है। शायद इस यूनिवर्स को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि इसमें रहने वाले लोगों को सब कुछ रियल फील हो। कुछ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स खुद को एक बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह रेगुलेट करता है। अगर कोई इंटेलिजेंस यूनिवर्स के लिमिट्स को तोड़ने की कोशिश करे तो यूनिवर्स उसे स्लो डाउन कर देता है, एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह। और शायद यही उस वॉल का असली नेचर हो सकता है, एक सेल्फ हीलिंग एज जहां हर चीज जो बाहर निकलने की कोशिश करती है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब वीडियो के एंड में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, आखिर ऊट क्लाउड सोलर सिस्टम के बाहर क्यों मौजूद है? क्यों सूरज की ग्रेविटी ऑलमोस्ट जीरो होने के बावजूद भी ये इतना स्टेबल है? और क्या हम कभी इस बाउंड्री को पार करके ब्रह्मांड की असली रियलिटी देख पाएंगे? आप अपने जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है यूएस द्वारा किए गए एक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम था द प्रोजेक्ट एंशिएंट एरो। इस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी चीजें, ऐसे एलियन आर्टिफैक्ट्स मिले थे जो कि भविष्य के इंसानों ने यहाँ पर आकर छिपा दिए थे और हमें ये आगाह किया था कि भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला है। पर आखिर भविष्य में क्या होने वाला है और कौन थे वो लोग, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।